आज की क्लास का चैप्टर इन्वेंट्री। अगर मैं बात करूं एग्जाम के अंदर कितनी वेटेज का आता है, एग्जाम के अंदर बेटा ये वेटेज रखता है 5 to 8 मार्क्स की। और अभी जो आपका जून 2023 में अटेम्प्ट हुआ था उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और क्वेश्चन अच्छा खासा लेंदी था, बड़ा था। कि अगर जनरली इस बार का पेपर लेंदी क्यों था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो मतलब वेटेज रखते हैं 10 नंबर की, आपसे 5 नंबर में पूछ लिए गए। अब वेटेज 5 नंबर की दिख रही है आपको, बट बेटा वो 5 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे बड़े वाले जो 5 नंबर में करने हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना पास होने के लिए। तो वही चीजें हैं। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, जो इंटर में भी पढ़ाया जाता है, आपको फाइनल में भी पढ़ाया जाता है। इसको डील कौन सा एएस करता है? इसको डील करता है सर हमारा AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। समझे जी? अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो मेनली हमारी दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम क्या है? सामान खरीदना एक जगह से और दूसरे, मतलब एक से सामान खरीद के दूसरे को बेच देना। ये होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर इन्वेंट्री होगी, अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाद पास बच्चों इन्वेंट्री होगी, तो वो किस फॉर्म में होगी? वो जनरली हमारी फिनिश गुड्स के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? फिनिश गुड्स की, क्योंकि एक जगह से सामान खरीद रहे हैं, दूसरी को बेच रहे हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी की। हाँ कि ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो सामान को मैन्युफैक्चर करती है। मतलब कि रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल को उसके बाद वो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बाद बेटा किस तरीके से, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन सी इन्वेंट्री हो सकती है? बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या करते होंगे सर? रॉ मटेरियल खरीदते होंगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते होंगे। तो इनके पास किस तरीके से हो सकती है इन्वेंट्री? रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकती है। हाँ कि ना? उसके अलावा सर वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। साल के आखिरी में कुछ आपका माल पड़ा है तो वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। आगे जाके हम इसकी इन्वेंट्री की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। पूछ लिया जाता है कि भाई साहब कौन कौन सी इन्वेंट्री होती है आपके पास। ये सारी सारी इन्वेंट्री में आती है। फिनिश गुड्स, उसके अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल, ये सारा का सारा बेटा आपका इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आ जाता है। इवन कंज्यूमेबल्स भी। कंज्यूमेबल्स मतलब क्या? अब जैसे कि मेरे बच्चे, क्या अब आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके अंदर कुछ ऐसी जैसे सपोज क्या कहते हैं, आप कार बनाने का काम है आपका, ठीक है जी, आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके अंदर इंजन ऑयल लगेगा, वो एक तरह से कंज्यूमर है ना। तो आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि भाई साहब वो पार्ट है इन कार का, है ना। तो वही चीज है बेटा, इस तरीके से आपकी इन्वेंट्री हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। कितने तरीके से? तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की इन्वेंट्री होंगी, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की इन्वेंट्री होंगी। फटाफट से छाप लो, नोट डाउन कर लो। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट मेरा हमेशा ये रहेगा कि आप नोट डाउन करें। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया वो स्क्रीनशॉट बन के हमेशा फोन की गैलरी में पड़ा रहेगा, कभी उससे पढ़ा नहीं जाएगा दोबारा। समझे? चलिए, उसके बाद अगर मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करी जाए, क्या मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो बेटा ये भी दो टाइप के हैं मेथड्स। क्या? एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और एक होता है बेटा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। कौन सा? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। जी हाँ। अब बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में कितने टाइप के आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन है? देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर आपके 5 तरीके के इन्वेंट्री आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे कि फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम वैसे फीफो के बारे में। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया उसे वो पहले जाएगा, जो उसके बाद आया वो बाद में जाएगा। उसके बाद बेटा फीफो के बाद लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले जाएगा। उसके बाद वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड, इसके अंदर आप वेटेड एवरेज के हिसाब से अपनी कॉस्ट निकालते हैं और उसके बाद आगे चीजें करते हैं। इसके अलावा बेटा होता है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, और उसके अलावा मेरे बच्चे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड।
क्या? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है, क्यों होता है, सब पे बात करेंगे, जरा फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मेथड, हाँ जी। सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कितने टाइप का है? 5 टाइप के है। कौन कौन सा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। देन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले जाएगा और उसके बाद जो आया वो उसके बाद जाएगा, मतलब इस तरीके से लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज, आप वेटेड एवरेज कर देंगे, मतलब कि पहले जो आया उसकी क्या कॉस्टिंग थी, बाद में जो आया उसकी वेटेड एवरेज निकाल देंगे, उसके हिसाब से कॉस्टिंग करेंगे। क्वेश्चन करेंगे इस पे, सिंपल एवरेज कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान मेथड है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जब ऐसी आप इन्वेंट्री में डील कर रहे हो जो आप रेगुलर नेचर की ना हो, तो आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हैं। अब देखो, ये आप डील करते हैं व्हेन यू आर डीलिंग इन, व्हेन यू आर डीलिंग इन रेगुलर नेचर, मतलब उस टाइप की इन्वेंट्री जिसके अंदर आप रेगुलर नेचर में डील करते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर भी ना हमारा जो AS2 है वो बोलता है आपको फीफो यूज करने को। AS2 बोलता है कि भाई साहब फीफो यूज करिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, AS2 बोलता है हमें। ठीक है जी। उसके अलावा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल बेटा, मेरा ना जीन्स बनाने का काम है, मेरा एक दोस्त है उसका जीन्स बनाने का काम है, तो मैं उसके पास गया, यार मेरे को ना शर्ट चाहिए। उसने कहा यार मैं तो जीन्स बनाता हूँ। मैंने कहा यार तू मंगा दियो। उसने कहा चल ठीक है यार, मेरी जान पहचान है, अब जीन्स बनाता हूँ तो कपड़े वालों से जान पहचान है, मैं शर्ट मंगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है चल तू मंगा दे। अब भाई साहब अब ये बताओ, वो क्या उस शर्ट के अंदर रेगुलर डील करता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करता। अब शर्ट के अंदर रेगुलर डील नहीं करता तो क्या करना पड़ेगा? उसे स्पेसिफिकली मंगवाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली मंगवाना पड़ेगा तो किसी को फोन करा, उसने उससे मंगाया, तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी, जो भी कॉस्टिंग आएगी वो उसी हिसाब से उसकी कॉस्टिंग निकालेगा और उसके हिसाब से मेरे को बता देगा भाई ये कॉस्टिंग आई है, तू मेरे को दे दे। ठीक है, प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट कमाएगा, अदरवाइज उस कॉस्ट के हिसाब से। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कब यूज करा जाएगा? व्हेन यू आर नॉट डीलिंग एंड दैट टाइप ऑफ इन्वेंट्री, आप उस प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो जिसके अंदर आप रेगुलर नेचर में डील नहीं करते, आपका रेगुलर काम नहीं है, तो उस समय पे आप ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के सिंपल एवरेज लगाते हो। सिंपल एवरेज जनरली कोई भी नहीं लगाता, ठीक है ना, बहुत ही थर्ड क्लास मेथड है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाएंगे आप कब? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जब आप उस इन्वेंट्री में रेगुलर नेचर में डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अब नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड इज यूज्ड इन, जनरली यूज्ड इन रिटेल आउटलेट, जनरली यूज्ड इन रिटेल बिजनेस। अब रिटेल बिजनेस के अंदर ये यूज करा जाता है, क्यों यूज करा जाता है? हाँ जी, बात को समझिए। अब रिटेल बिजनेस है बेटा, आपको पता है किराने की दुकान, वहां पर बेटा टॉफी से लेके पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, दाल चावल चीनी, है ना, सब कुछ मिल जाता है, दाल चावल चीनी शैम्पू टॉफी बिस्किट आटा, सब कुछ A to Z है वहां पर। तो बेटा वहां पर जो आपकी आइटम्स होती है ना वो बहुत सारी होती है, मतलब जो उनका आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी की होती है, इतनी ज़्यादा वैरायटी की होती है। अब उसके अंदर वो ये नहीं पता लगा सकते यार कि जो मेरी टॉफ़ी है इसकी इन्वेंट्री क्या थी, इस पर क्या प्रॉफिट मार्जिन है, मेरी जो आटा है उसका क्या प्रॉफिट मार्जिन है और कितनी इन्वेंट्री थी कितनी इन्वेंट्री है। तो इस तरीके से अब आइटम्स बहुत सारी हो जाती हैं। अगर वो उस यहाँ पर वो फीफो लीफो या वेटेड एवरेज लगाने भी लगे तो उससे होने वाला क्या है? उससे होने वाला ये है कि उनका काम बहुत बढ़ जाएगा। सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए उन्हें एक बंदा रखना पड़ेगा जो सिर्फ पूरे दिन बैठ के अपने खाते बनाता रहे कि भाई साहब ये माल आया, ये माल गया, ये माल आया, ये माल गया। ठीक है जी। तो उस टाइप के केस में जहां पर आपकी आइटम्स जो है वो बहुत सारी होंगी, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्वेश्चन बनता है इसका आपके एग्जाम में, इस पे एडजस्टेड सेलिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इसके अंदर मैंने बताया तो आप रेगुलर बहुत सारी नेचर की बहुत सारी आइटम्स है। अब उनसे आप जाके पूछोगे कि भाई साहब क्या आपकी क्या इन्वेंट्री है, वो बता नहीं पाएंगे। बोलेंगे यार ऐसे समझ ले कि 10 लाख का माल पड़ा है, मतलब ये 10 लाख का माल, मतलब ऐसा 10 लाख का माल है मेरे पास जो मैं 10 लाख में बेच दूंगा, ऐसा माल है मेरे पास जिसे मैं 10 लाख में बेच दूंगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या?
अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा अच्छा आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जनरली कितना है? कह रहे यार लगभग 10-15% का रहता है। मैंने कहा 10 या 15? उन्होंने कहा 15%। मैंने कहा ठीक है, हम जीपी ऑन सेल्स निकालते हैं जनरली। मैंने कहा 10 लाख का 15% बोले तो 1.5 लाख, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं 8.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री एट कॉस्ट होगी, तभी तो आप 15% प्रॉफिट मार्जिन कमा के आप उसे 1 लाख का बेच पाएंगे, हाँ कि ना? तो ये होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड कि यहाँ पर आपको सेलिंग वैल्यू कहीं ना कहीं अप्रॉक्स आपको पता होता है कि अप्रॉक्स सेलिंग वैल्यू ये है, मेरी इन्वेंट्री जो मेरे गोडाउन में पड़ी है, तो उससे आप कॉस्ट निकाल देते हैं, ये हो जाता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो आपको फीफो लिफो वेटेड एवरेज हम कर देंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में कुछ है नहीं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है उसके अलावा। अब सबसे पहले बात समझे, अब आपको पता लग गया। अब देखो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन ना दो टाइप से होती है, एक होती है पेरिपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या क्या होता है? एक होता है perpetual inventory system versus periodical inventory system। देखो perpetual inventory system क्या है? perpetual inventory system when inventory are valued at when inventory value is computed, inventory value is computed after every transaction, after every transaction when inventory value is computed after every transaction, whether it is related to receipts, whether it is related to receipts और इशू, यानी कि आपने भाई माल सेल करा या परचेस करा और इशू। बेसिकली यहां पर आप बुक वैल्यू मेथड कह रहे हैं, बुक वैल्यू मेथड एग्जांपल स्टोर लेजर जैसे आप कह सकते हैं। देखो होता क्या है, बात समझो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा आज के टाइम में क्या है, टैली पे अपना सारा का सारा काम चला रही है। तो टैली पे क्या हो रहा है, सही, ये माल आया एंट्री मारी, ये माल गया एंट्री मारी, यही तो है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपकी इन्वेंट्री वैल्यू निकल जाती है, उसे स्टोर लेजर या बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो ये होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या हो रहा है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इन्वेंट्री की वैल्यू कंप्यूट हो रही है अपने आप निकल के ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हमने सब अपने सिस्टम से ये सारी सारी चीजें करा, टैली है, एक्सेल है, एंट्री करी, हो गया, काम खत्म, पैसा हजम। ये होता है इन्वेंट्री परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? विद, हाँ जी बताइए, इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हमने टाइम सेट कर दिया भाई साहब, उतने टाइम बाद आप जाके इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इन्वेंट्री आप एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार जाके आप कंप्यूट कर रहे हैं। ये इसके अंदर कौन सा मेथड होता है? एग्जांपल, हाँ जी बताइए, जरा सोचिए। सर फिजिकल काउंट मेथड, पीरियोडिकल मेथड का मतलब ही क्या है? फिजिकल काउंट मेथड, जहां पर हम जाके फिजिकली अपने गोडाउन के अंदर जाके इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। अच्छा ये वाला माल इतना है, अच्छा ये वाला माल इतना है, ये होता है कौन सा? पीरियोडिकल। एग्जांपल फिजिकल काउंट मेथड। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन कौन सा मेथड है। फिजिकल काउंट मेथड बोले तो जाके फिजिकली अपनी इन्वेंट्री को वैल्यूड करना, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोले तो, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोले तो सर जहां पर हम अपने किसके हिसाब से, स्टोर लेजर के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे। इतनी बात सबको समझ आती है? फटाफट से नोट डाउन करिए, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। चलिए अब बात अगर करें सर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा मेथड फॉलो करती है, तो मैं आपको कहूंगा बेटा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो जनरली दोनों के दोनों मेथड यूज करती है। मतलब सर, मतलब वो आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यानी कि स्टोर लेजर भी यूज करते हैं, और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जाके फिजिकली अपने इन्वेंट्री को भी काउंट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा सर? भाई साहब उनकी मर्जी। अरे यार बात को समझो। ऑडिट नाम की चीज सुनी है ना तुमने, इंटर में पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे। ऑडिट क्या है? बेसिकली कि सारे काम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब हमारी कॉपी किताबों में और कुछ चल रहा है और वहां पर फिजिकली कुछ चीजें और चल रही हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्रॉस चेकिंग करते हैं, बस और कुछ नहीं। Every organization
every organization use both method for valuation of inventory. कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दोनों मेथड का यूज करती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। ठीक है जी, आप बात को समझिए। अब भाई साहब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मैं फिजिकली चीजों को वेरीफाई करूं या उस पे परपेचुअल यानी कि फिजिकल अपने फिजिकली चाहे वेरीफाई करूं या फिर ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम स्टोर लेजर के थ्रू वेरीफाई करूं, मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो सेम होनी चाहिए, है ना। सो इन्वेंट्री valuation should be same either by way of computing store ledger method, computing store ledger और थ्रू फिजिकल काउंट मेथड। कि बच्चे क्या होना चाहिए भाई साहब, दोनों मेथड से सेम आनी चाहिए ना, फिजिकल काउंट मेथड। एम आई राइट और नॉट। अब यार आपकी इन्वेंटरी है भाई साहब, आप फिजिकली चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, स्टोर लेजर के थ्रू, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आप चेक कर रहे हो तो उस समय देखोगे यार मेरी बुक्स में कितनी इन्वेंटरी दिख रही है, उसके बाद मैंने फिजिकली जाके वेरीफाई करा, अच्छा ये इतनी है, इतनी है। तो दोनों तरीके से सेम आनी चाहिए। बट जनरली कई बार ना ऐसा क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार फिजिकली हमारी इन्वेंटरी की वैल्यू कुछ और आ रही होती है और परपेचुअल के हिसाब से कुछ और आ रही होती है। तो उनके के पीछे क्या रीजन होते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले ये लाइनें लिख लो जो दो चार हमने लिखी है पहले, फटाफट से। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो भाई साहब शेयर करिए सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तों के साथ, ताकि ये पीपी सीरीज लंबी चल पाए, बाकी टीचर्स को भी आपको आके पढ़ाने में अच्छा लगे कि हाँ यार बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अब देखो कई बार क्या होगा कि आपकी ना परपेचुअल के हिसाब से, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के हिसाब से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी एज कंपेयर टू फिजिकल काउंट मेथड। मतलब मैंने फिजिकली जाके वेरीफाई करा, मैंने जाके फिजिकली वेरीफाई करा तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू जितनी मेरी बुक्स में दिख रही थी। ठीक है जी, तो इसके पीछे क्या रीजन होंगे जरा उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं भाई साहब। अब बेटा क्या रीजन हो सकते हैं, देखो मैंने जाके फिजिकली चीजों को वेरीफाई करा तो मेरे को दिख रहा है यार इन्वेंट्री सिर्फ 1000 है, बुक्स में मेरी इन्वेंट्री दिखी थी 1200 की। इसका क्या पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो पहला रीजन ये हो सकता है कि भाई साहब लॉस ऑफ गुड्स, मतलब लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, मतलब चोरी हो गया कुछ स्टॉक उसकी वजह से। अब देखो चोरी होने की इनमें आपको एंट्री थोड़ा ना पता लगेगी, जब गुड्स चोरी हुए थे तो आपने कोई तो ना बुक में एंट्री रिकॉर्ड करी होगी, तो कुछ गुड्स चोरी हो गए हैं। इसके अलावा फिजिकली आपका माल कम दिख रहा है बट परपेचुअल के हिसाब से ज्यादा दिख रहा है। अब बेटा आप ये बताइए फिजिकली चीज माल कब दिखेगा आपके गोडाउन में? जब आपको फिजिकली रिसीव हो जाएगा। फिजिकली काउंट मेथड का मतलब क्या है? जब आपको फिजिकली रिसीव हो जाएगा। और परपेचुअल का मतलब क्या है? जब उसका इनवॉइस रिसीव हो गया। तो बात को समझना जरा, goods purchase invoice received but goods not received physically, not received physically। मतलब कि कोई हमने गुड्स परचेज करे थे, उसका इनवॉइस आ गया, तो मेरे जो स्टोर लेजर का जो कर देख रहा है उसने क्या करा होगा, उसने कहा यार परचेज का इनवॉइस आ गया, चलो एंट्री मार दो। उसने एंट्री मार दी, बट क्या हुआ, बट अभी गुड्स मेरे गोडाउन में आए नहीं है, गुड्स गोडाउन में आए नहीं है। तो फिजिकली जब हमने चीजों को वेरीफाई करा हुआ तो वो गुड्स गोडाउन में दिख रहे होंगे क्या? सर नहीं दिख रहे होंगे, बट परपेचुअल के हिसाब से वो चढ़ चुके होंगे अपने स्टोर लेजर में। जी हाँ सर चढ़ चुके होंगे। तो फिर वहां पर क्या हुआ? तो वहां पर यह हुआ सर कि फिजिकली आपको वो गुड्स गोडाउन में नहीं दिख रहे हैं जबकि स्टोर लेजर में दिख रहे हैं। उसकी वजह से भी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की वैल्यू ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू फिजिकल काउंट मेथड। उसके अलावा
हाँ जी, गुड्स डिस्पैच्ड, गुड्स डिस्पैच्ड बट नो इनवॉइस्ड, गुड्स डिस्पैच हो गए, मतलब हमने कोई सेल करी, उसके अगेंस्ट हमने, मतलब हमारा कोई जानकार था, हमने उसे माल भेज दिया और अभी तक हमने मतलब उसकी जो बिल है ना वो बना नहीं है, बिल नहीं बना तो स्टोर लेजर में चढ़ा नहीं, बट हमारे गोडाउन से तो फिजिकली माल चला गया ना, स्टोर लेजर में नहीं चढ़ा बट हमारे गोडाउन से तो माल चला गया, तो पेरपिचुअल के हिसाब से हमारी बुक्स में वो इन्वेंट्री दिख रही है, जबकि फिजिकली वो हमारे गोडाउन से जा चुकी है वो इन्वेंट्री। बात समझ आती है कि नहीं आती है, कि पेरपिचुअल में दिख रही है बट फिजिकली मेरे गोडाउन से वो माल जा चुका है। इतनी बात समझ आती है कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से पेरपिचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ज्यादा होगा, यानी कि बुक्स में आपकी इन्वेंटरी ज्यादा वैल्यू कर रही होगी, जबकि जबकि आपके फिजिकली वो गोडाउन में माल नहीं अवेलेबल होगा। क्लियर है इतनी बातें। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि पेरपिचुअल के हिसाब से कम है, फिजिकल के हिसाब से ज्यादा है। हाँ जी, पेरपिचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, कलर चेंज करते हैं ये, perpetual inventory system and periodical inventory method। अब मेरे बच्चों बात को समझना जरा, क्या बात को समझना, अब पीरियोडिकल के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री ज्यादा वैल्यू कर रही है बट पेरपिचुअल यानी कि स्टोर लेजर के अंदर माल कम है, यानी कि हमारी बुक्स में माल दिख रहा है यार 1000 रुपए का है, जबकि फिजिकली मैंने देखा ओहो 1200 का माल है, फायदा हो गया। फायदा वायदा कुछ नहीं होगा, ये रीजन हो रहे होंगे, ठीक है ना। अकाउंट्स में तो फायदा नाम की चीज नहीं है जब तक रीजन ना पता लगे। रीजन आपको बस ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिकल के अंदर आप अपनी इन्वेंट्री को कब देखेंगे, जब आपके गोडाउन में माल अवेलेबल है। पेरपिचुअल में कब देखेंगे, जब उसका इनवॉइस आ गया है। पेरपिचुअल में कब देखेंगे, जब इनवॉइस रिसीव हो गया है या इनवॉइस आपका जनरेट हो गया है। और पीरियोडिकल में कब देखेंगे, जब वो माल फिजिकली आपके गोडाउन में अवेलेबल है। अब बात को समझना जरा, रीजन कि आपका पीरियोडिकल इन्वेंट्री मेथड के हिसाब से आपकी इन्वेंट्री ज्यादा आ रही है, यानी कि जब फिजिकली देखा तो माल ज्यादा था, माल ज्यादा था। अच्छा, तो गुड्स परचेज्ड received but not invoiced। अब बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ। गुड्स हमें परचेज हमने करे और वो हमें फिजिकली रिसीव हो गए हैं, ओहो फिजिकली रिसीव हो गए हैं, यानी कि गुड्स गोडाउन में हमारे माल में आ गया है, बट अभी तक कोई इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ। इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ तो स्टोर लेजर जो देख रहा है भाई साहब बंदा, उसे क्या पता कि भाई साहब माल आया कि नहीं आया, वो तो कब देखेगा, कहेगा इनवॉइस आया है, कह रहा नहीं आया, मैं क्या मानूं, मैं नहीं मानता। तो उसने इनवॉइस के अंदर नहीं डाला तो पीरियड परपेचुअल के हिसाब से माल कम रहा, बट पीरियडिकल के हिसाब से तो हमें ये कब देखने हैं, जब वो गोडाउन में आ गए हैं। तो गोडाउन में आ चुके हैं तो हमने पीरियडिकल के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू के टाइम पे उसे ऐड कर दिया होगा। तो इसलिए गुड्स जब परचेज हो गए फिजिकली, अगर गुड्स परचेज हो गए फिजिकली बट अभी इन्वेंट्री आपकी उसका इनवॉइस नहीं आया, इनवॉइस नहीं आया तो परपेचुअल में नहीं डाला, बट फिजिकल के हिसाब से तो डल चुका है ना बेटा। हाँ जी सर। उसके अलावा दूसरा, उसके अलावा दूसरा गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, goods not dispatched but invoiced। अब बेटा हमने अपने मतलब सेल का इनवॉइस जनरेट कर दिया था, तो स्टोर लेजर वाले ने बोला अच्छा हमारी गुड्स, हमारे गोडाउन से ना गुड्स 500 रुपए, 500 जो यूनिट्स है वो चली गई है, बट अभी तक हमने गुड्स डिस्पैच नहीं करे। गुड्स अगर डिस्पैच नहीं करे तो मेरे जो छोटा सा गोडाउन है उसमें वो गुड्स दिख रहे होंगे। हाँ जी सर। तो फिजिकली जब जाके वेरीफाई करा तो गुड्स दिख रहे थे वो 500, जबकि पेरपिचुअल के हिसाब से मैं स्टॉक, पेरपिचुअल वाले बंदे ने, स्टोर लेजर वाले बंदे ने स्टॉक को माइनस कर दिया होगा कि नहीं करा होगा, कर दिया होगा सर। हाँ जी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पेरपिचुअल के अंदर कम दिख रहा है स्टॉक बट पीरियडिकल में ज्यादा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है पीरियडिकल में ज्यादा, तो पीरियडिकल में ज्यादा इसलिए दिख रहा है ना, सिंपल सीधी बात है, किस लिए पीरियडिकल में इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हमने गुड्स अभी डिस्पैच नहीं करे अपने गोडाउन से, इसलिए दिख रहा है। तो बात समझ आती है कि पेरपिचुअल और पीरियडिकल में फर्क कहां आता है, किस रीजन की वजह से आता है। हाँ जी। उसके अलावा बेटा इसके अंदर हम यूज करते हैं, आप नोट डालिए, लिख लो, if nothing is specified in the question, if nothing is specified in the question
that we have to find inventory valuation through periodical method और perpetual method। कि अगर आपके क्वेश्चन में नहीं बताया है क्या कि आपको भाई साहब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे करनी है, वी हैव टू फाइंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन थ्रू पीरियडिकल और परपेचुअल, देन वी हैव टू यूज perpetual इन्वेंट्री सिस्टम। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं, perpetual इन्वेंट्री सिस्टम। तो हमें परपेचुअल चीजों को मान के, यानी कि इनवॉइस आया है नहीं आया, इस बात को मान के अपने पूरे के पूरे इन्वेंटरी वैल्यूएशन करनी होती है। बट आपकी बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर फिजिकली चीजों को मान के, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो उन्होंने फिजिकली चीजों को मान के करा है, क्योंकि वो क्वेश्चन पुराने हैं। बिल्कुल सही बात है। करें आगे बढ़े। और उसके अलावा एक लाइन और लिख सकते हो कि पीरियडिकल मेथड इज यूज ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। पीरियडिकल method is used when it is specifically given in the question, specifically given in the question। ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। आ जाइए। अरे इम्पैक्ट ऑफ, चलो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे पहला, इम्पैक्ट ऑफ ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, impact of overvaluation, undervaluation, overvaluation of opening and closing stock। हाँ जी, क्या इंपैक्ट होता है ओवर वैल्यूएशन का या अंडर वैल्यूएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है जी, चलिए आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझेंगे ऐसे। चलिए आ जाइए, अब बात को समझा बेटा। हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता था बचपन से सीखते हैं सर। ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या होता है इधर सर? इधर होता है ओपनिंग स्टॉक, इधर होता है परचेज, उधर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद इधर होती है सेल्स, देन यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक होता है, निकल के आता है जो, और उसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर से मेरे बच्चों क्या निकल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो यही होता है, ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाता है। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंपैक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे बच्चों अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक को, है ना, अब बात कर रहे हैं सबसे पहला यहां पर, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा आ जाए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जितने का भी था उससे मैंने ज्यादा पे दिखा दिया, यानी कि फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक था 100 रुपए का, मैंने वहां पर 150 रुपए का दिखा दिया, उससे क्या होगा सर? अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, क्रेडिट साइड ज्यादा करोगे तो ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस पहले डल जाता है। बैलेंस फिगर से क्या निकालते हो? बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालते हैं बच्चों? सर बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा सर? इसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ जरा, इतनी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते? एग्जाम्पल ले ले, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बात को समझो।
अरे जे का हुआ, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। लेट्स सपोज ओपनिंग स्टॉक था 100, परचेज थी 1000, सेल्स है 1200, क्लोजिंग स्टॉक है 200। ठीक है जी, हाँ जी सर। और यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस भी ले लो, चलो यार 100 रुपये के तुम रो मत, तो 1400 माइनस 1200, 200 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। आ गया कि जी, आ गया कि नहीं आया? आया। अब बेटा मैंने ना क्या करा, गलती से ना 200 की जगह 300 लिख दिया। अब अगर मैं 200 की जगह 300 लिखा तो सबसे पहले तो ये 1500 हो गया, ये तीनों आइटम तो पहले से लिखी रही होंगी, तो 1500 माइनस 1200 करूंगा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 300 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा होने से, अगर क्लोजिंग स्टॉक जितने का भी था मैं उससे ज्यादा पे दिखाऊंगा तो उससे मेरा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। सिंपल सीधी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, तो ये वाली बात तो लिखी थी मैंने कि सर अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपने ज्यादा कर दी होगी ना तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो उससे क्या होगा सर, उससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कम हो गई होगी। ये कैसे सर? अरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है मेरे भाई? सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक, देखो कॉक्स ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस, हाँ जी, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई साहब अगर मैं पहले वाले हिसाब से देखूंगा तो ओपनिंग स्टॉक था 100 का, उसके बाद परचेज थी 1000 की, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस था कितने का, 100 का, और क्लोजिंग स्टॉक था पहले 200 का। कॉक्स कितने का आ रहा था? 1100 प्लस 1200 माइनस 200, 1000। बट जब मेरा दूसरा, मैंने यहाँ पर 200 की जगह 300 कर दिया तो क्या हुआ, 100 प्लस 1000 प्लस 100 माइनस में 300, हाँ कि ना? तो 1200 माइनस 300 ये हो गया 900। तो बेटा अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा, अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट तो ज्यादा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट मेरा जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा होता है, तो इसकी वजह से अगर मैंने क्या करा है, मेरे क्लोजिंग स्टॉक मैंने ओवर वैल्यू कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा। उसके बाद बेटा, उसके बाद सर ये भी हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपने कम वैल्यू पे दिखाया हो। सेकंड, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम पे दिखाओगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक कम पे दिखाओगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिकली ये कम आएगा, ये कम आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम पे दिखाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, हाँ कि ना? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाएगा। एग्जांपल लेके देख लो यार, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। देखो पहले तुम्हारा 200 का था, लेट्स सपोज इसे 100 का कर देते तुम, अगर क्लोजिंग स्टॉक, तो 1300 रह जाता है यहाँ पर, ये 1300 माइनस 1200, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आता, 100 का। ठीक है जी, जबकि पहले कितने का आ रहा था ओरिजिनल में, 200 का, तो ये 100 का हो गया, तो यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। ये तो बात हमारी आप ही ओके हो गई है। अब उसके बाद कॉक्स में अगर करोगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि 1200 माइनस में करोगे 100, कितना आया, 1100। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू बढ़ गई 1200 से, मतलब 1000 से 1100 हो गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया। यानी कि कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, क्या कह सकते हो सर, अगर इंपैक्ट की बात करोगे, यहां पर लिख दो क्लोजिंग स्टॉक directly related to gross profit and inversely related to COGS। अरे बचपन में नहीं पढ़ते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, मैथ में पढ़ते हो क्या कि सर ये डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है जी, और इनडायरेक्ट रिलेटेड का मतलब या इनवर्सली रिलेटेड का मतलब, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉक्स कम हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉक्स बढ़ जाएगा। सिंपल सीधी बात, नो बकवास, डन है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट से नोट डाउन करिए और ये नोट डाउन करिए, चाहो तो वो अपने एग्जांपल के थ्रू इसे नोट डाउन करिए, और नहीं समझ आता है ना तो एक आधा एग्जांपल खुद से बना के देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे अब आती है बात ओपनिंग स्टॉक की। अब देखो ओपनिंग स्टॉक पे क्या होगा। अब बेटा ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक, अब बेटा ओपनिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट एक ही साइड पे है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक का अगर ज्यादा हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक ही साइड पे है ना, सीधी सीधी बात है। अरे देख लो यार, तुम ऐसे मत घूरा करो मेरे को। अच्छा
ट्रेडिंग अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक, ये परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स और ये क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स सपोज ये 100 था, ये पुराने वाले ही ले रहा हूँ, 1000, 100 और क्लोजिंग स्टॉक था 200 और ये 1000। यही था ना भाई पुराना एग्जांपल। अच्छा 1200 था और ये 200 था, इसे 1200 कर दो भाई पुराने एग्जांपल के हिसाब से। अब देखो पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ रहा था, 200 का। अब मैंने कहा भाई साहब कि तुमने ना गलती से क्या करा, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 200 कर दी। अब बेटा यहाँ पर तो 1400 है। अब ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से देखना जरा, तो 1400 माइनस में करोगे कितना, 200, 1100, 1300, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो गया। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है जी। और कॉक्स निकालना इस केस में, कॉक्स बोलोगे सर आप 200 प्लस 1000, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 100 माइनस में 200, तो 1300 माइनस 200, 1100। जबकि ओरिजिनल अगर हम देखें, अगर 100 के हिसाब से लें तो कॉक्स आता था 1000 आता था, तो यानी कि कॉक्स बढ़ जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा और साथ ही साथ कॉक्स बढ़ जाएगा। यानी कि ओपनिंग स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड है और कॉक्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और इसका उल्टा हो जाएगा यहां पर। अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम हो जाए तो उससे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एग्जांपल से करके देखना खुद अब, और कॉक्स कम हो जाएगा। सीधी सीधी बात है ना भाई, ओपनिंग स्टॉक से कॉक्स डायरेक्टली रिलेटेड है और ग्रॉस प्रॉफिट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड है और कॉक्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉक्स कम होगा और ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉक्स बढ़ेगा। सिंपल सीधी बात। अब बात आती है सेकंड पॉइंट, सिचुएशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है जी, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब बात को समझना जरा क्या, अब बात को समझो। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है कि माल के प्राइस बढ़ते रहते हैं ऑटोमेटिकली, धीरे 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 धीरे। अभी आज माल खरीदा 100 रुपए का था, अगली बार का 110 का था, उसकी अगली बार 120 का था। ये होता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है बेटा, सर इन्फ्लेशन के अंदर प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर आप इन्वेंट्री कंप्यूट कर रहे हो बाय लीफो मेथड या फीफो कर लो, चलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन्वेंट्री आप मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और उसके अंदर आप इन्वेंट्री वैल्यूड कर रहे हो फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हम मान के, अब देखो ना, पहले आपने इस वैल्यू पे माल खरीदा, फिर इस वैल्यू पे माल खरीदा, फिर इस पे, फिर इस पे। अब देखो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और आप फीफो यूज कर रहे हो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, फीफो यूज कर रहे हो, तो उससे होगा क्या, पहली बार जब माल खरीदा तो यहाँ था, फिर अगली बार यहाँ पर था, अगली बार यहाँ पर था। अब मैंने माना कि हमारी ना फीफो के हिसाब से हम ये 3 इन्वेंट्री बेच चुके हैं, चौथी बार जब इन्वेंट्री खरीदी वो बची हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक विल बी एट हायर प्राइसेस। अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते हो और आप माल खरीद रहे हो बार बार इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, तो उससे होने वाला क्या है, उससे होने वाला ये है कि मेरे बच्चों आपका माल जो सस्ते वाला प्राइस पे खरीदा था वो तो बिक चुका होगा, जो हायर प्राइस पे खरीदा था वो बचा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा इस केस के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा हायर प्राइस पे होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हाँ आप यूज करेंगे अगर मेरे बच्चों क्या, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर लीफो मेथड यूज करोगे तो जो बाद में आया वो पहले जाएगा, तो यानी कि जो सबसे महंगा माल था वो पहले चला जाएगा, जो सबसे महंगा माल था वो पहले चले जाएगा, वो पहले चला जाएगा, और सपोज ये वाला माल बच गया है। तो इस केस में लीफो में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक का विल बी एट लोअर प्राइसेस, यानी कि जो भी हमने माल खरीदा होगा ना उसमें सबसे कम वाले प्राइस पे बचा होगा अपना क्या, क्लोजिंग स्टॉक।
इन्फ्लेशन के सिचुएशन में अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे होंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे होंगे, तो आप हर बार महंगा माल खरीद रहे हो और सस्ते वाला माल बार बार जाया जा रहा है आपके गोडाउन से, तो एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो हमेशा हायर वैल्यू का बचेगा कि नहीं बचेगा सर। वहीं अगर इन्फ्लेशन के सिचुएशन में आप लीफो मेथड यूज कर रहे हो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर आप लीफो मेथड यूज कर रहे हो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, महंगा माल खरीदते हो चला जाता है, महंगा माल खरीदते हो फिर बिक जाता है, महंगा माल खरीदते हो फिर बिक जाता है, तो जो स्टार्टिंग वाला माल है, जो सबसे सस्ता माल होगा इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, वो बचा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी एट लोएस्ट प्राइसेस। अब डिफ्लेशन क्या होता है कि सर रेगुलरली माल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, यानी कि पहली बार माल खरीदा था 100 रुपए का था, अगली बार गए 90 रुपए का, उसकी अगली बार 70 रुपए का, ऐसे करके। तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है मेरे बच्चों, पहली बार जो माल खरीदा वो ज्यादा का था, अगली बार उससे कम पे था, ठीक है जी, उसकी अगली बार उससे कम पे था, उसकी अगली बार उससे कम पे था, फिर उससे कम पे था, फिर उससे कम पे था, ये होता है डिफ्लेशन। यानी कि हमारा ग्राफ ना उसमें यूं होता है। अब डिफ्लेशन के सिचुएशन है और आप यूज कर रहे हो लीफो मेथड, सॉरी फीफो कर लो पहले, चलो लीफो ही ले लो यार, क्या दिक्कत है, लीफो मेथड। हाँ जी मेरे बच्चों बात को समझना, लीफो मेथड यूज करो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले जाएगा। अब बाद में आया जो पहले जाएगा, यानी कि जो आप देखो, पहले माल खरीदा 100 का, फिर अगली बार 90 का, फिर उसके अगली बार 80 का, अब जो बाद में खरीदा वो पहले जा रहा है। यानी कि जो मैं अभी माल खरीद के लाया था सबसे सस्ते वाला, जो सबसे सस्ते वाला कौन सा होगा, जो अभी आखिरी बार खरीदा होगा, तो जो सबसे सस्ते वाला है वो माल बिक गया, उससे पहले वाला फिर बिक गया, फिर बिक गया, फिर बिक गया। तो यानी कि जो सबसे पहले वाला माल, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट की सिचुएशन में क्या होता है, जो सबसे पहले वाला माल होता है ना वो बचा होता है, और लास्ट डिफ्लेशन की सिचुएशन में जब सबसे पहले वाला माल होगा वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि माल के प्राइसेस रेगुलरली कम हो रहे हैं धीरे धीरे। ये तो क्लोजिंग स्टॉक will be at highest prices, will be at highest prices। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं, क्या आरटीपी आपके लिए रिकॉर्ड हो गया है, इस बार का आरटीपी अच्छा खासा लेंदी है, तो उसको देख सकते हैं, आरटीपी अकाउंट का भी और लॉ का भी आपके यहाँ पर इसी चैनल पे आपको अपलोड कर दिया गया है, उसे जाइए और देखिए और बताइए कैसा लगा, कमेंट जरूर देना। क्लोजिंग स्टॉक विल बी एट हाईएस्ट प्राइसेस, क्लियर और नॉट? सर लाइव में आरटीपी एमटीपी पे से क्वेश्चन करवाएंगे आप? हाँ जी बेटा करवाएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन हाई, डिफ्लेशन की सिचुएशन हाई, और आप यूज कर रहे हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ जी फीफो मेथड यूज कर रहे हो, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले वाला माल है वो सबसे पहले बिकेगा, ठीक है जी, ये वाला माल बिक जाएगा, फिर ये वाला माल बिकेगा, 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 और मैं मान रहा हूँ ये वाला माल बिक गया, बच गया, तो जो सबसे कम वाला माल होगा सबसे आखिरी में खरीदा गया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी एट लोएस्ट प्राइसेस। एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के ना, अभी ये आखिरी के जो 2 कंसेप्ट कराए हैं उसे अच्छे से पढ़ लो, डोंट वरी एट ऑल, आराम से पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि क्या है, कब है, लीफो का है, फीफो का है ना। अब किसकी बात करें, अब बात करते हैं हम अपने समरी की, छोटी सी। हाँ जी समरी क्या थी, समरी ये थी कि क्लोजिंग स्टॉक, इन्फ्लेशन, जी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अंदर अगर आप क्लोजिंग स्टॉक पे फीफो मेथड लगाएंगे, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक फीफो लगेगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में तो क्या होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर फीफो की सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक पे मतलब अपनी इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हो आप फीफो मेथड से, तो माल हमेशा महंगा पे खरीदा जाता है आखिरी में, तो क्लोजिंग स्टॉक एट हायर प्राइसेस, हायर वैल्यू, ठीक है जी। उसके अलावा अगर लीफो लगाएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लोएस्ट वैल्यू, डिफ्लेशन की सिचुएशन में अगर आप फीफो यूज करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, डिफ्लेशन की सिचुएशन में, तो क्लोजिंग स्टॉक एट लोएस्ट वैल्यू, हाँ कि ना।
और LIFO यूज करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू। समझ आती है कि नहीं आती बात, फटाफट से बताइए जरा। यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। अब देखो, इफ ड्यूरिंग inflation, if during inflation firm is using FIFO method, what is likely to be the impact? What is likely to be the impact on profits? चलिए, जब ड्यूरिंग सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन के सिचुएशन में फर्म यूज कर रही है फीफो मेथड। अब बात को समझना जरा मेरे बच्चों, क्या इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, हाँ जी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर फर्म फीफो मेथड यूज कर रही है तो आखिरी वाला माल बचेगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हाईएस्ट वैल्यू पे होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर बेटा ओवर वैल्यू होता है तो उसकी वजह से क्या होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा आते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी हायर। सीधा आंसर आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट्स विल बी हायर। बात समझ आती है क्या आएगा? ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए करा रहा था, समझे या नहीं समझे? अब अगला, if in the situation of deflation, if in the situation of deflation, if in the situation of deflation firm is using LIFO method, what is likely to be impact on COGS? चलिए अभी करके दिखाइए जरा कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, फर्म LIFO मेथड यूज कर रही है तो क्या होगा। इफ इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन फर्म इज यूजिंग LIFO मेथड, व्हाट इज लाइकली टू बी इंपैक्ट ऑन क्या, कॉक्स। अब देखो डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है सर, LIFO मेथड यूज कर रही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो हायर वैल्यू पे होगा। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक हायर वैल्यू पे होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम ज्यादा होंगे, और मेरे बच्चों क्या होगा, कॉक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कॉक्स विल बी एट लोएस्ट वैल्यू, कॉक्स विल बी लोअर। समझे कि नहीं समझे सर? 100% समझ गए हैं हम, ऐसा हो सकता है कि नहीं समझे क्या? चलो आगे बढ़े, अब बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिफोर और आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है ज्यादातर आपके ना बुक्स, आपके एग्जाम में, आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी, तो जरा मेन है, जरा ध्यान से समझना कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिफोर और आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर हो रही है, यानी कि 31 मार्च को इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, वो या तो उससे पहले हो रही है या उसके बाद हो रही है, एग्जैक्ट डेट पे नहीं हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, हाँ जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अब मेरे बच्चों इन्वेंट्री वैल्यूएशन होनी चाहिए आपकी 31 मार्च को, ठीक है जी, बट आपको पता था यार मेरे को ना बाहर जाना है 31 मार्च को, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 20 मार्च को इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लेता हूँ। 20 मार्च को अपने फिजिकली काउंट मेथड के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर ली, ठीक है जी।
बट भाई साहब इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती कब है? फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है 31 मार्च को, क्लोजिंग डेट पे। होती है कि नहीं होती है? अब तुमने पहले कर ली। अब बेटा मेरे बच्चों होगा क्या, 20 मार्च के बाद कुछ आपने ट्रांजेक्शन करी होंगी, जैसे कि परचेस करी होगी, सेल करी होगी। परचेस की वजह से क्या होगा? फिर माल बढ़ा होगा गोडाउन में, सेल की वजह से माल कम होगा। सिंपल सीधी बात। अब तुमने 20 मार्च को कर ली, तुम्हें चाहिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन 31 मार्च को। तो सिंपल सीधी बात, आपने जो फिजिकल काउंट मेथड के हिसाब से 20 तारीख को जो आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन आई थी, है ना, उसके अंदर क्या करो सर, 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की परचेज ऐड कर दो, क्योंकि सर 20 मार्च के बाद 31 मार्च तक जो भी मैं परचेज करूंगा उसकी वजह से माल गोडाउन में बढ़ेगा। मेरे को 31 मार्च का स्टॉक चाहिए था, तो 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो भी मैंने परचेज करी होंगी उसकी वजह से माल बढ़ाना था, तो इन्वेंट्री में ऐड कर दो। सेल जो मैंने करी होगी उसकी वजह से माल कम हुआ होगा गोडाउन से, यानी कि 31 मार्च को वो माल गोडाउन में नहीं होगा 31 मार्च को, और मेरे को 31 मार्च की स्टॉक निकालनी है, तो मैं सेल को कम कर दूंगा। बट सेल होगी किस पे? सेलिंग प्राइस पे। आपको क्लोजिंग स्टॉक या आपका जो होता है वो किस पे होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है सर हमेशा कॉस्ट पे। तो मेरे बच्चे हुआ क्या होगा, यहाँ पर एसपी पे हुई होगी, तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल निकालोगे आप, यानी कि इसमें से बेसिकली सेल में से प्रॉफिट मार्जिन कम कर दोगे आप। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो भी होगी ना, यानी कि जो गुड्स सेल करे हैं उनकी कॉस्ट को आप क्या करोगे? लेस कर दोगे। सिंपल सीधी बात है, आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना यहाँ पर? बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो बच्चों मन के सच्चो, हाँ कि ना? हाँ जी सर। तो सिंपल सीधी बात, 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में परचेज हुई है तो ऐड कर देंगे, सेल हुई है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेल भी कॉस्ट पे। उसके अलावा सेल रिटर्न हुई है तो क्या हुआ होगा? सेल रिटर्न की वजह से माल बढ़ गया होगा तो सेल रिटर्न ऐड कर देंगे। परचेज रिटर्न हुई है तो माल 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में तो लेस कर देंगे। जो होता है जैसे होता है वैसे ही होगा। आपको पता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन 2 तरीके से करी जाती है, फिजिकल काउंट मेथड के हिसाब से और पेरपिचुअल के हिसाब से। तो क्वेश्चन में जिस भी हिसाब से बोली है वैसे वैसे देखना है, बस सिंपल सीधी बात है। फिजिकल के अंदर क्या देखना है? फिजिकल के अंदर ये देखना है कि भाई साहब 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में कौन से गुड्स फिजिकली हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है जी, कौन से गुड्स फिजिकली रिसीव हुए हैं। अगर सिर्फ इनवॉइस है और आपको बोला है फिजिकल के हिसाब से आपको इन्वेंटरी वैल्यूएशन करनी है तो आपको नहीं ले रहा है। बेसिकली फिजिकल काउंट मेथड में आपको गुड्स को देखना है फिजिकली, पेरपिचुअल में देखना है आपको इनवॉइस रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, इनवॉइस उसका आपका जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। इनवॉइस नहीं आया है और पेरपिचुअल के हिसाब से बना रहे हो और उसने बोला इनवॉइस नहीं आया, चाहे गुड्स फिजिकली रिसीव हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं लेना है। ठीक है जी, बात समझ आती है कि नहीं आती है? अरे बोलो। देखो 20 मार्च से लेकर 31 मार्च, आपने 20 मार्च को आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच की जो भी परचेज होंगी उन्हें ऐड करना है, सेल को लेस करना है। क्यों? सेल की वजह से माल गोडाउन में कम होगा ना सर, इसलिए। अब बात आती है कि सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन से मेथड से कर रहे हो, यहाँ पर आपको कौन से मेथड से करने का बोला है? पेरपिचुअल से बोला है या फिजिकल से बोला है? फिजिकल से अगर बोला है तो 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी एक्चुअल में गोडाउन में माल आया है या गया है, सिर्फ मेरे को उस बात से मतलब है और मैं वही ऐड और लेस करूंगा। जबकि एक्चुअल में पेरपिचुअल के अंदर क्या होगा, जो भी इनवॉइस रिसीव हुआ है मेरे को जिन भी गुड्स का, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो सेल से रिलेटेड, मेरे को उन्हीं को कंसिडर करना है, वरना नहीं करना है। इतनी बात समझ आती है सबको या नहीं आती है? ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिफोर द डेट ऑफ क्लोजिंग ईयर। अब बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये है 31 मार्च। अब ड्यू टू सम अनफोर्सीन सिचुएशंस हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर पाए 10th ऑफ अप्रैल को। हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर पाए मेरे बच्चों किस डेट पे? 10th ऑफ अप्रैल को। जबकि करनी कब थी? 31 मार्च को, ये थी क्लोजिंग डेट। ठीक है जी, तो यहां पर होनी थी बट होगा नहीं हमसे, हम यहां पर कर रहे हैं 10th ऑफ अप्रैल को। तो मेरे बच्चे हो क्या रहा है, तो बात को समझना। आपने 10th अप्रैल को कर रहे हो, आप 10th अप्रैल को आप स्टॉक टेकिंग कर रहे हो। ठीक है जी, आप फिजिकली कर रहे हो, आप पेरपिचुअल के हिसाब से कर रहे हो। अभी वो मत देखो, अभी ये देखो मेरे बच्चों कि आप अगर 10th अप्रैल को कर रहे हो, 10th अप्रैल को आपकी जो भी इन्वेंट्री की वैल्यू आई उसके अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन्वेंट्री एक्चुअल में चाहिए कब? 31 मार्च की इन्वेंट्री वैल्यूएशन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च से लेकर के इस दौरान जो भी परचेज हुई है, इस दौरान जो भी परचेज हुई है आपने क्या करा होगा? 10th बेसिकली यार 31 मार्च के बाद जो भी परचेज हुई है वो मेरे 10th अप्रैल को गोडाउन में दिख रही होंगी। हाँ जी सर दिख रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। वहां पर ये थोड़ा ना लिखा है कि ये जो माल है ना ये आपका 31 मार्च के बाद आया था तो इसे इंक्लूड मत करो। तो 10th अप्रैल को यहाँ पर जब आप स्टॉक टेकिंग कर रहे हो तो परचेज जो करी गई है 31 मार्च के बाद वो भी दिख रही होंगी। तो आपको सिंपल सीधी बात, यहाँ पर जब गए थे तो आपने ऐड करी थी, अब आपको वापसी आना है।
तो परचेज मेरे बच्चे आपको लेस करनी पड़ती है इस केस में। क्यों लेस करनी पड़ती है मैं वही बता रहा हूँ। 31 मार्च के बाद ये परचेज करी गई है, 31 मार्च के बाद ये गोडाउन में माल आया है। क्या 31 मार्च को ये वाला माल गोडाउन में था जो मैंने माल 31 मार्च के बाद खरीदा? सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, जो माल ही गोडाउन में 31 मार्च के बाद आया है वो 31 मार्च को कैसे अवेलेबल हो सकता है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो अगर आपको निकालना है कि 31 मार्च को क्या स्टॉक है, तो जो भी परचेज हुई है 31 मार्च के बाद उसे लेस कर दो। 31 मार्च के बाद जो भी सेल होंगी बेटा, 31 मार्च के बाद जो भी सेल हुई होंगी उसकी वजह से क्या हुआ, माल कम हो गया। अब क्या ये वाला माल 31 मार्च को होगा? सर अगर 31 मार्च के बाद सेल हुई है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला माल 31 मार्च को अवेलेबल था। मेरे को 31 मार्च का स्टॉक चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को सर ये सेल को, अगर यहाँ से यहाँ जाते समय ये लेस हुई थी तो यहाँ से यहाँ जाते समय ये सेल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 31 मार्च का स्टॉक और मैं आगे आ गया हूँ, इसलिए मेरे को उल्टा जाना पड़ रहा है। तो सेल वैसे जनरली हमारे गोडाउन से कम होती है, बट अब हमें उल्टा जाना है तो मेरे को देखना है 31 मार्च को क्या स्टॉक था, तो आपने कहा हाँ था, तो इसलिए ऐड करना है। तो परचेज को लेस करना होता है और सेल को, सेल भी नहीं मैं कहूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल को ऐड करना। इतनी बात समझ आती है सबको? और यहां पर भी वही कहानी चलेगी। आपको क्या देखना है, फिजिकली आप फिजिकली हिसाब से निकाल रहे हो, परपेचुअल के हिसाब से निकाल रहे हो, बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये पहला क्वेश्चन है आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का, मजा आ जाएगा, देख के आ जाओ। हाँ जी आ जाए। Closing stock is valued by XYZ stores on generally accepted accounting principles. Stock taking for the year ended 31st March 2010 was completed by 10th of April. यानी कि स्टॉक टेकिंग बेटा आपके क्लोजिंग डेट के बाद हो रही है, ठीक है जी। The valuation of which showed a stock figure of rupees 1,67,500 at cost on the completion date. यानी कि 10th अप्रैल को हमारा जो स्टॉक है गोडाउन में वो है 1,67,500 का। सर हमें ये तो बताया नहीं कि ये जो स्टॉक है तो वो किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, आपकी परपेचुअल के हिसाब से या फिजिकल के हिसाब से? बेटा ये वर्ड लिख देना उसने, स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग बेसिकली फिजिकल काउंट मेथड के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है आपका, फिजिकली आपका स्टॉक वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टॉक टेकिंग सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड 6875, प्रॉफिट मार्जिन 6875, मार्जिन बिंग 33.33% ऑन कॉस्ट। यानी कि बेटा 31 मार्च के बाद, बात को समझो, हाँ जी ये 31 मार्च है, ये है 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को आपका स्टॉक दिख रहा है जितना भी 1,67,500। 31 मार्च के बाद हमने कुछ 6875 की सेल करी है। अब मेरे बच्चे 6875 की सेल करी है 31 मार्च के बाद हुई है, तो ये वाला गुड्स गोडाउन में होंगे 31 मार्च को, ऑब्वियस सी बात है सर होंगे। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर, सेल को ऐड कर देना चाहिए। बट बेटा ये सेल जो है ये सेलिंग प्राइस है, तो आपको कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा। तो 6875 जो है वो सेलिंग प्राइस है, अभी बताया था मैंने आपको, ये सेलिंग प्राइस है, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब देखो 33.33% ऑन कॉस्ट है, 33.33% ऑन कॉस्ट मैं बोल सकता हूँ 1/3 ऑन कॉस्ट, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? पढ़ा है ना बचपन में, 33.33 अपॉन में 100 करोगे तो 1/3 आएगा मेरे बच्चे। तो 1/3 ऑन कॉस्ट जो इक्वल होता है 1/4 ऑन सेल के, होता है कि नहीं होता बताओ? अब 6875 क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो 6875 डिवाइड बाय 4 कर दूं। सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है इसलिए कर रहा हूँ। ये सर 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल की होता है मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या है, 1 रुपए का प्रॉफिट है व्हेन द कॉस्ट इज 3। सेलिंग प्राइस क्या होता है सर, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो कॉस्ट ये रही, प्रॉफिट ये रहा, तो 4 पे सेल है, 1 रुपए का प्रॉफिट तो अभी भी 1 रुपए का ना। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई साहब प्रॉफिट क्या है तो इंटू 1 कर दो, और मेरे को तो कॉस्ट चाहिए तो मैं इंटू 3 कर दूं डायरेक्ट। अगर मेरे को कॉस्ट चाहिए तो मैं इंटू 3 कर सकता हूँ ना डायरेक्ट। तो देखो 6875 डिवाइड बाय 4 इंटू में 3 करते हैं तो आ जाता है 5156.25। जिस भी बच्चे ने ये निकाला उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। 5156.25 आ गया। क्या कि ये वाली सेल है जो मेरी यहां से लेके यहां तक हुई है, सेल को मेरे को क्या करना है यहाँ, क्योंकि उल्टा जाना है तो मेरे को ये 5156.25 को ऐड करना है अपने 1,67,500 के स्टॉक में। उसके बाद देखो नेक्स्ट, परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटेड टू 9,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। परचेज थी बेटा 9,000 रुपए की, ठीक है जी, परचेज करी गई थी 31 मार्च के बाद 9,000 रुपए की, ठीक है सर बिल्कुल समझ आता है। 9,000 की स्टॉक परचेज करी गई थी, बट ये कॉस्ट गिवन है और ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10% का। तो बेटा अगर 9,000 की परचेज डायरेक्ट आपकी ग्रॉस गिवन है तो 9,000 का 10%
डिस्काउंट मिला होगा, यानी कि 8100 की परचेज हुई है एक्चुअल में। कब हुई है ये? 31 मार्च के बाद हुई है। यानी कि सर ये वाला माल ना 31 मार्च को नहीं होगा। अगर नहीं था और 10 अप्रैल को दिख गया तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, परचेज लेस करते हो अगर स्टॉक टेकिंग आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर होती है, तो 8100 माइनस हो गया। अभी तक हमने क्या क्या देखा है सर? अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर ऐड होगा 5156.25, यहाँ पर लेस होगा 8100, हाँ कि ना? यस सर। उसके बाद देखो धीरे धीरे, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ मार्कअप प्राइस ₹300 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल टर्न। अब 31 मार्च के बाद 10 अप्रैल तक कुछ 300 रुपए के गुड्स हमारे स्टॉक में ऐड हो गए थे, क्योंकि किसी कस्टमर ने हमारे सेल रिटर्न कर दी थी। ठीक है जी, किसी कस्टमर ने सेल रिटर्न कर दी थी। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना जरा, 31 मार्च के बाद अगर कोई सेल रिटर्न करेगा तो यहाँ पर हमारे गुड्स ऐड हो गए होंगे, जबकि क्या ये वाले गुड्स 31 मार्च को थे? सर नहीं थे। तो हमें ये सेल रिटर्न अगर होती है तो उसे लेस करना होता है। बात को सिर्फ इतना सा समझना है, 31 मार्च के बाद कोई गुड्स अगर आ गए हैं गोडाउन में, क्या वो 31 मार्च को थे? नहीं थे, तो मेरे को लेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये मार्कअप प्राइस कुछ नहीं है, ये है सेल प्राइस। तो 300 रुपये सेल प्राइस था। भाई साहब तुम सेल कर रहे हो, सेलिंग प्राइस पे करोगे तो सामने वाला भी तो उसी प्राइस पे वापसी करेगा ना। अब तुमने मार्केट से किसी दुकानदार से एक शर्ट खरीदी 1000 रुपये की, ठीक है जी, और जो आपका दुकानदार था उसने क्या करा था, उसने 700 वाली शर्ट आपको 1000 में बेची थी। ठीक है जी, तो अब तुम वापसी करोगे तो 1000 रुपये तो देगा तुम्हें, या ये बोलेगा भाई मैंने तो 300 रुपये कमाए थे इस पे, मैं तो 700 दूंगा तेरे को, 1000 देगा ना। तो सेल रिटर्न भी तो सेलिंग प्राइस पे होगी, तो डिवाइड बाय 4, और हमें तो कॉस्ट लेनी होती है, इंटू में 3। मार्कअप प्राइस का मतलब कुछ नहीं है, मार्कअप प्राइस का मतलब उसने आपको सेल प्राइस गिवन है, हमें हमेशा कॉस्ट के मतलब जो इन्वेंट्री के हमें कॉस्ट निकालनी होती है, तो इसलिए इंटू 3 करा है, क्योंकि 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल था या नहीं था? 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल था। हाँ जी, तो 4 इज द सेलिंग प्राइस, तो 4 को 300 से कंपेयर करा, इंटू 3 करा, तो आ गया 225। आ गया जी, आ गया सर। तो ये जो सेल प्राइस मतलब जो सेल रिटर्न है ये ऐड हुई है, मतलब 31 मार्च के बाद, तो मेरे को लेस करनी पड़ेगी 225 की। बताओ हाँ कि ना? बताओ जी। हाँ जी। After stock taking, it was found that there were certain slow old moving items costing ₹1125, कि आपकी कुछ ओल्ड स्लो मूविंग आइटम थी जिनकी कॉस्टिंग थी 1125 रुपए, विच शुड बी टेकन एट ₹525 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। यानी कि कुछ आपकी बुक्स में ना कुछ ऐसी इन्वेंट्री थी जो 1125 रुपए की दिख रही थी, बट भाई साहब वो खराब हो चुकी है, मतलब वो आप कह सकते हो एबनॉर्मल आइटम है, और उसे अगर आप बेचना चाहते हो ना तो मैक्सिमम आपको उसके 525 रुपये मिलेंगे। तो भाई साहब कितने का लॉस हो रहा है मेरा? सर 600 रुपये का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 600 रुपये हमें अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से कम करने होंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। 1125 पे दिखा रखी है, 525 पे बिकेगी, तो आप इस पे दिखाओगे तो 600 रुपये माइनस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे सर। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट। कुछ गुड्स थे जो हमने अपने सप्लायर से मंगाए थे 1550 के, ठीक है, बट वो हमें टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया क्योंकि कुछ ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशंस हो गई थी। ठीक है जी, एज अ रिजल्ट जो कस्टमर हमें जिसको वो माल बेचना था उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया, भाई साहब मैं नहीं ले रहा तुमसे गुड्स, ये मेरे को अब नहीं चाहिए, जाओ भाड़ में। रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वर एस्टिमेटेड टू बी 1250। 1550 के तुमने गुड्स मंगाए थे अपने किसी सप्लायर से, अब सप्लायर भाई साहब ने देने में देरी कर दी, ठीक है जी, क्योंकि वहां पर हैवी फ्लड्स आ रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा, ठीक है ना, ये लिखा था हैवी फ्लड। अब तुमने जिसको वो बेच रहा था माल, जिसके लिए तुम मंगवा रहे थे, उसने मना कर दिया। अब तुम अगर उस माल को बेचना चाहते हो तो तुम 1250 में बेच पाओगे। 300 का लॉस का घाटा यहाँ पर भी हो गया, 600 का लॉस यहाँ पर था, 300 का लॉस यहाँ हो गया, ये भी कम करो भाई साहब। अब आपको इन्वेंट्री की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तुम्हें पता है 1,67,500 था, जिसमें ऐड होना है 5156.25, लेस होना है 8100, लेस होना है 225, लेस होना है 600, लेस होना है 300। तो देखो आ जाओ, कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 1,67,500 था, ऐड करना था कॉस्ट ऑफ सेल आफ्टर 31 मार्च 5156.25 इन्होंने नहीं लिया, अप्रॉक्स कर दिया है, लेस करना था 8100 जो मैं आपको बता चुका था, लेस करना था कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न 225, लेस होना था ये जो 600 रुपए का लॉस हुआ था, और लेस होना था ये जो 300 रुपए का लॉस हुआ था, और इससे आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ जाती 1,63,431 रुपीज। देखो सेल रिटर्न वाला पॉइंट ये है मेरे बच्चे, तुम्हारी जो सेल रिटर्न हुई है वो 31 मार्च के बाद हुई है,
10 अप्रैल से पहले हुई है। तो 10 अप्रैल को यहाँ पर जो 300 रुपये की सेल रिटर्न है यहाँ पर दिख रही होगी। हाँ जी सर। अब जो सेल रिटर्न है भाई साहब वो सेलिंग प्राइस पे तो ही होगी। तुम्हें अपनी इन्वेंट्री किस पे लेनी होती है? कॉस्ट पे। तो एक्चुअल में अगर तुमने ये सामने वाला कस्टमर तुम्हें 300 की सेल रिटर्न कर रहा है तो क्या वो गुड्स की कॉस्ट क्या 300 ही होगी? नहीं सर। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यार 300 रुपये तो सेलिंग प्राइस है, मेरे को पता है 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल होता है, यही पता है ना मेरे को। तो मैंने कहा यार ये सेलिंग प्राइस ही तो डिवाइड बाय 4 करो, इंटू 3 करो, कॉस्ट आ जाएगी। या फिर अगर सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 300 1/4 कर दो, तो 75 का प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 300 है, माइनस करोगे 75 तो कॉस्ट आ गई 225। एक आपकी इन्वेंट्री थी जो आपकी बुक्स में ना 1125 रुपए की दिख रही थी, एक इन्वेंट्री थी जो आपकी बुक्स में 1125 रुपए की दिख रही थी, बट अब वो स्लो मूविंग आइटम है, एबनॉर्मल आइटम हो चुकी है, अब उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है। अब तुम अगर उसे बेचना चाहते हो ना तो तुम उसे मैक्सिमम 525 रुपए में बेच पाओगे, 525 रुपए में बेच पाओगे, बुक में दिखा रखे 1125। तो भाई साहब उस पर 600 रुपए कम करने पड़ेंगे अपनी इन्वेंट्री के अंदर से। कोई आइटम तुम्हें बुक में दिख रही है कि तुम्हारी बुक में ना 1000 रुपए की दिख रही है, बट एक्चुअल में अगर तुम बेचना चाहते हो मार्केट में ना तो वो मैक्सिमम तुम्हें कितने के मिलेंगे? 500 रुपए मिलेंगे। तो 500 रुपए का घाटा हो गया कि नहीं हो गया? तो 500 रुपए कम कर दिए। ऐसे ही दूसरा वाला था, वो 1550 की आइटम थी कोई जो हमने मंगाई थी अपने किसी से। अब अगर मैं बेचना चाहता हूँ मैं 1250 की बेच पाऊंगा मैक्सिमम, तो 300 रुपए का घाटा हो गया बस। बेटा सीखना तो पड़ेगा ना आपको नहीं पता एग्जामिनर का क्वेश्चन आ गया तो, इसलिए मैंने देखो लीफो फीफो को क्वेश्चन कराया नहीं था, तुमको पता है वो तो तुम बेसिक कर लोगे। समझे भागेश्वर जी? नाम क्या है आपका बेटा? अब बताइए देवान जी क्लियर है? एस्पिरेंट सागर जी क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ। Sky Limited keeps no stock records, but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter, and the valuation is taken at cost. जो Sky Limited है वो कोई भी स्टॉक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते, नो स्टॉक रिकॉर्ड, बट फिजिकल इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है जी। कोई तो बेसिकली फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की बात कर रहा है और कुछ नहीं। द कंपनीज ईयर एंड ऑन 31 मार्च एंड देयर अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू दैट डेट, कि कंपनी का जो क्लोजिंग है वो 31 मार्च को हो रही है और उस दिन वो अकाउंट पे बना रहे हैं। तो स्टॉक वैल्यूएशन 31 मार्च वाज हाउएवर मिसलीडिंग एंड यू हैव बीन एडवाइज्ड टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च विद द स्टॉक फिगर एज ऑन 31 दिसंबर एंड सम अदर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं 31 मार्च को हमने जो स्टॉक निकाला ना वो अच्छा नहीं था, मतलब वो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी हमसे, तो क्या करना है हमें? तो हमें क्या करना है, हमें 31 दिसंबर का हमें स्टॉक पता है, उसके हिसाब से देखो कुछ नहीं है, आपको 31 दिसंबर का स्टॉक दे दिया और तुम्हें बोल रहे हैं 31 मार्च की स्टॉक टेकिंग कर लो। तो 31 दिसंबर के बाद जो भी परचेज हुई ऐड करो, जो भी सेल हुई लेस करो, सिंपल सीधी बात है ना, इस तरीके से। और कुछ अदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जैसे कि स्टॉक ऑफ कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर वो शोन बाय इन्वेंट्री शीट्स। बेसिकली 31 दिसंबर को स्टॉक अगर 80,000 का था, 31 दिसंबर स्टॉक शीट फॉलोइंग द फॉलोइंग डिस्पेरेंसीज। 31 दिसंबर को कुछ फॉलोइंग डिस्पेरेंसीज थी, जैसे कि 5000 हैड बीन कैरीड फॉरवर्ड टू सबमिट शीट एज 6000, टोटल ऑफ पेज अंडरकास्ट, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसी चीजें गिवन है। तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको वही स्टेटमेंट बनानी है। आ जाओ, बस क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना, कोई नहीं है। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 80,000 है। वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। आपको 31 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक का स्टॉक बनाना है। अब आ जाओ जरा एक एक करके देखते हैं। 31 दिसंबर को 80,000 का स्टॉक था। 31 दिसंबर को क्या फॉलोइंग डिस्पेरेंसी थी, कुछ हमारी कुछ इन्वेंट्री शीट थी जिसका टोटल था 5,000 रुपये, बट आगे लिखते समय मैंने उसे 5,000 की जगह 6,000 का लिख दिया। 1,000 रुपये का स्टॉक मैंने क्या कर दिया, ज्यादा दिखा दिया गलती से। तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सिंपल सीधी बात है। देखो 31 नंबर से 31 मार्च पे जा रहे हो, सीधा सीधा जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा नहीं जाना। तो 1,000 रुपये आपने ज्यादा दिखा रखा है तो कम कर दो। ओवरकास्टिंग ऑफ पेज टोटल 1,000 रुपये कम कर दिया। उसके बाद द टोटल ऑफ पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200। तो इन्वेंट्री के अंदर अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, अंडरकास्ट का मतलब कम लिखा हुआ है, यानी कि कोई इन्वेंट्री थी जो मैंने 200 रुपये कम लिखी हुई है, तो भाई साहब बढ़ा दो। अंडरकास्टिंग ऑफ पेज टोटल 200 रुपये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद इनवॉइस ऑफ परचेजेस एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च, टोटल ₹70,000।
तो मतलब जो इनवॉइस है, मतलब आपके इनवॉइसेज हैं, 70,000 रुपये की परचेज करी गई जनवरी से लेकर मार्च तक की, जिसमें से 3,000 के गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर, जिसमें से 3,000 के गुड्स आपको 31 दिसंबर से पहले ही आ गए थे। इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल, और कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनका इनवॉइस आ रहे हैं अप्रैल में, जो गुड्स रिसीव हो गए हैं मार्च में 4,000 के। अब बेटा यहाँ पर तुम हो सकते हो कन्फ्यूज। देखो, ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च 70,000 की तुमने परचेज करी है, बिल्कुल ठीक बात है, बट इसके अंदर से 3,000 रुपये का ऐसा माल है जो 31 दिसंबर से पहले आ चुका था कि नहीं आ चुका था। हमारी स्टॉक टेकिंग फिजिकली देखते हो ना, तो वो 3,000 रुपये का माल क्या करना चाहिए था, 3,000 रुपये का माल आपने 31 दिसंबर से पहले ऐड कर दिया होगा, तो आपको यहाँ से 3,000 रुपये लेस करना है, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री है, आप फिजिकली चीजों को देखते हो। 3,000 रुपये का माल क्या रहा है, 31 दिसंबर से पहले आ गया था, भाई साहब तुमने पहले ही लिख लिया होगा ना, फिर यहाँ पर क्यों लिख रहे हो, तो 3,000 रुपये माइनस कर दिए। उसके बाद आपका अप्रैल का कुछ स्टॉक था जो आपको पहले ही आ चुका है, मार्च के अंदर ही आ चुका है 4,000 का, आपको तो फिजिकली देखना है। 4,000 रुपये का माल आ गया, हम बोले कि भाई मार्च में आ गया मेरे पास, तो मैं मार्च में ऐड कर दूंगा, तो 4,000 पे ऐड कर दो। परचेज कितनी हो गई, 71,000 की। तो देखिए, गुड्स परचेज एंड डिलीवर ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 70,000 माइनस 3,000 प्लस 4,000। फिजिकल के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि फिजिकली मेरा इस दौरान कितना सेल, कितना परचेज हुआ है। फिजिकली मैंने देखा कि 70,000 रुपये की मेरे पास इनवॉइस थे, जिसमें से 3,000 का माल मैं पहले ही ले चुका था, तो मेरे को वो 3,000 का माल पहले आ चुका था, यानी कि 31 दिसंबर को स्टॉक में दिख रहा होगा, तो अब कैसे ले लूँ, भाई साहब नहीं लेना, तो मैंने माइनस कर दिया, देखो 3,000 पे। उसके बाद अप्रैल में जिनका इनवॉइस आना था, यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर के बाद 31 मार्च के बाद, और वो गुड्स मेरे को फिजिकली रिसीव हो चुके थे। मैं को गुड्स कैसे देखता हूँ मैं, सर मैं देखता हूँ फिजिकली, तो फिजिकली वो 4,000 रुपये के गुड्स आ चुके हैं, तो मैंने ऐड कर दिया। बात समझ आती है कि नहीं आती है। उसके बाद सेल इनवॉइस टू कस्टमर टोटल 90,000, सेल हुई है कुछ 90,000 रुपए की, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी, आउट ऑफ दिस 5,000 रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 31 दिसंबर, 5,000 की सेल आप पहले ही कर चुके थे, तो माइनस करो भाई साहब, पहले ही कर चुके थे, तो क्यों दिखा रहे हो फिर, हमें दिमाग खराब कर रहे हो हमारा। उसके अलावा गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च बट इनवॉइस्ड इन अप्रैल, 4,000 रुपए की ऐसी सेल है जो अप्रैल में इनवॉइस हुआ है, बट आप क्या कब कर चुके हो, मार्च में कर चुके हो, तो 4,000 रुपए के माल यहाँ पर ऐड कर दो सेल में, है ना। तो 85,000 प्लस 4,000 89,000 की सेल हुई है। तो देखो 89,000 की सेल दिखाई। अब सेल के अंदर याद रखना भाई साहब, ये मत कर देना कि डायरेक्ट सेल कर दी, इसके अंदर से प्रॉफिट परसेंटेज भी हटाना पड़ेगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताया था कितना, देखो ये रहा 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, 25 अपॉन 100 ऑन कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि 25 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो व्हेन द कॉस्ट इज 100, ठीक है जी। तो अब मैं आपको वो सेल प्राइस क्या है, आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस है 125। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, तो आप कहोगे सर 25 का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस है 125, सिंपल सीधी बात, ठीक है जी। तो 1/5, 89,000 आपकी सेल आई थी, तो इसका 25 अपॉन 125 लिखा, ये प्रॉफिट आ गया। 89,000 जो सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस करा तो आ गया 71,200 की कॉस्ट ऑफ सेल, जो आपने जनवरी से लेकर मार्च तक करी है वो माइनस कर दी। क्लियर है। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स इनवॉइस्ड एट वैल्यू 1,000 हैड बीन इशूड टू कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। 1,000 रुपए के आप क्या थे, 1,000 रुपए के क्रेडिट नोट इशू करे हैं। क्रेडिट नोट बोले तो सेल रिटर्न करी होगी, है ना, सेल रिटर्न हुई है, तो 1,000 रुपए के हैं ऐसे। अब 1,000 रुपए की सेल रिटर्न हुई है, 1,000 रुपए की सेल रिटर्न हुई है जनवरी से लेकर मार्च तक की, है ना। तो सेल रिटर्न हुई है, सेल रिटर्न की वजह से क्या होगा सर, स्टॉक बढ़ जाएगा, ऐड करना है सेल रिटर्न। बट 1,000 रुपए जो है सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट लेनी पड़ेगी, 25% ऑन कॉस्ट है, तो 25 अपॉन 125 ऑन सेल निकाला था अभी, तो प्रॉफिट आ जाएगा 200 का। कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी सर 800, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी सर, कॉस्ट आ जाएगी 800। तो सेल रिटर्न जो है वो आपकी इन्वेंट्री में ऐड होती है, तो 800 की सेल रिटर्न ऐड कर दी देखो। तो टोटल 80,000 माइनस 1,000 प्लस 200 प्लस 71,000 माइनस 71,200 प्लस 800, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 79,800। बेटा क्वेश्चन में लिखा था, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, द कंपनीज ईयर एंड, देखो बट अ फिजिकल, देखो स्काई लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक मेड एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कि वो फिजिकली चीजों को हर एक क्वार्टर के एंड में जाके वैल्यू करते हैं। बस यही तो लिखा था ना, ये वाला करते हैं एक बार। ये है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। आ जाओ बच्चा, ये है का, ये है सर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड।
समझे कि नहीं समझे? महेश जी क्या दोबारा एक्सप्लेन कर दे? आ जाओ। मिसेस XYZ आर इन द रिटेल बिजनेस, ठीक है, ये रिटेल आउटलेट है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है उनके रिकॉर्ड से, जैसे कि गुड्स रिसीव हो रहे हैं सप्लायर से 15,75,000 के, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस अभी सब्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है 3% का, सेल्स टैक्स है 11%। 15,75,000 पे सबसे पहले आप 3% लेस करोगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर 11% का आप क्या लगा दोगे? सेल्स टैक्स लगा दोगे। तो ये परचेज प्राइस आ जाएगा। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर दोगे उसमें 87,500 की। सेल्स हुई है ड्यूरिंग द ईयर कितने की? 22,45,500 की। और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना है। फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ। अब देखो 15,75,000 क्या था आपका? परचेज प्राइस था। इस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा सबसे पहले 3%, ठीक है जी। तो 15,75,000 का 3% अगर मैं देखूं तो आ जाता है 47,250। इसमें से माइनस करोगे तो 15,75,000 माइनस 47,250 माइनस करा तो आ गया 15,27,750। इस पे 11% का सेल्स टैक्स लगेगा। यह आ गया 1,68,052.5। 52.5 ऐड करो इसमें 15,27,750, क्या आ गया? 1 लाख मतलब 16,95,000। ये कुछ गड़बड़ हो गई रे बाबा। $15,27,750 का 11%, यह आ गया था 1,68,052.5। मैं मानता हूँ 1,68,052। तो 15,27,750 ऐड करा 1,68,052, तो आ गया 16,95,802। ये क्या है? परचेज प्राइस है, ठीक है जी। अब देखो बात को समझो, इसके अंदर ऐड कर दो पैकिंग चार्जेस यानी कि 87,500 के। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है? ये है सेलिंग प्राइस टोटल। तो 22,45,000 प्लस करा 2,35,000, तो आ गया 24,70,000 80,000 सॉरी। यहां से परचेज प्राइस आएगा, इसमें से माइनस करोगे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। देखो आ जाओ, सबसे पहले देखो ये निकालना है आपको। ये 15,75,000 था, उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा था 47,265 का, तो ये 15,28,235 आ गया। उसके बाद इस पे 11% का सेल्स टैक्स लगा, ये आ गया। ऐड करा ये आपका क्या? पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। टोटल कॉस्ट आ गई थी 17,83,841। उसके बाद बेटा सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 22,45,000 थी, ऐड करी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ सेलिंग प्राइस। तो टोटल मैंने क्या बताया था? टोटल आपको करना होता है कि सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। तो टोटल सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गई 24,80,000। आपको पता है जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो तो हमें पता नहीं है। तो हमें ये पता है कि कॉस्ट इतनी है टोटल से, मतलब मैंने 17,83,841 रुपये का माल खरीदा जिसे मैं बेच पाऊंगा 24,80,500 पे। तो मेरा प्रॉफिट अगर मैं निकालना चाहूंगा तो 24,80,500 में से माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट इतना आ जाएगा। अब ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट अपॉन में क्या कर दूं? प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस इंटू में 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 28.09%। देखो कुछ नहीं करा, सबसे पहले आपने क्या करा? सबसे पहले आपने टोटल परचेज की वैल्यू निकाल ली 15,75,000, उस पर 3% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, वैल्यू आई उस पर 11% का सेल्स टैक्स लगा दिया, परचेज के टाइम पे जो भी एक्सपेंस करा उसमें ऐड कर दिया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई सर। टोटल कॉस्ट आपको मैंने क्या बताया था? जो भी आपकी गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी होती है ना उसकी आप देख लेते हो कि टोटल सेल वैल्यू क्या है। तो उसके अंदर जो सेल करी है वो आइटम, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी सेलिंग प्राइस ये गिवन थी। देखो सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये टोटल यानी कि जो मैंने टोटल माल खरीदा है 17 लाख जो 17 लाख समथिंग का था उसकी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई थी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री माइनस कर दूं क्या? कॉस्ट ऑफ परचेज, तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल सेल इंटू में 100 करूंगा तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गई 28.09%। उसके बाद मेरे बच्चे अब ये बताओ जरा, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री है 2,35,000 पता है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता लग गया 28.09 है। तो 2,35,000 का 28.09% करा तो 66,012 का प्रॉफिट आ गया।
तो 2,35,000 जो मेरी आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री है माइनस कर दिया प्रॉफिट, तो 1,68,988 का क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ये 15,75,500 है ना, 15,75,700 का 3% करना 47,265 ही तो आ रहा है। यहाँ पर हमने 250 कर दिया था जबकि, चलिए ना ऐसे करके, फिर आप ठीक आ जाएगा। ठीक है, ये 15,75,500 था। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। पीपी में जितने क्वेश्चन है ना, अगर आप वो सारे कर लेते हो तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है जी, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इन लाइव सेशन की स्ट्रीमिंग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।